कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 4 देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो नंबर 1 हेडिंग है कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो फर्स्ट पॉइंट है कार्बन अधातु है। यह किस प्रकृति का है? अधातु। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है सर्वतोमुखी तत्व। कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। कार्बन जो खनिजों में उपस्थित है वो कितना है? 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% उपस्थित है। नंबर 3 पॉइंट है सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना है। हम सभी का शरीर किससे बना हुआ है? कार्बन से। अब अगली हेडिंग है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या बराबर 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखें इसे तो 4 कोष होते हैं, KLMN। तो यहाँ पर 6 हैं, तो दूसरे में 2 होंगे, और दूसरे में 4 होंगे और पहले में 2 होंगे। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। अगली हेडिंग है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। क्वेश्चन आ जाता है ये भी, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। नंबर 1 पॉइंट है कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर सी धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सी ऋणायन आयनित आबंध बनता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। नंबर 2 पॉइंट है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये सहसंयोजी आबंध की परिभाषा है। नंबर 3 पॉइंट है कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जो अन्य परमाणु हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आगे H2। तो यहाँ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने दे रहा है? 2 दे रहा है परमाणु। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है H इंटू पॉइंट मान लिया है, गुणा का साइन लगा लिया, एक ही बात है, और इधर एक H इंटू। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हमने H को दोनों को सामने लिख लिया है, इसके बाद 2 परमाणुओं को मध्य में रख लेंगे। यहाँ होगा है साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा, तो पेयर करेंगे इसमें, तो एक एक दोनों में आदान प्रदान हो रहा है दोनों का। तो यहाँ हो जाएगा H-H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध। नंबर 2 है O2 ऑक्सीजन परमाणु। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु एक ही होता है, तो ये एक ही आयनों का आदान प्रदान होगा। अब है H2 O2। O2 में है O के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं, और इधर भी 6 हैं। हमें इन्हें पूरा करना है, तो हमें दोनों में से 2 को मध्य रखना होगा, तभी हमें, क्योंकि ऑक्सीजन के 8 परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब 4 को हम मध्य में ले लेंगे, पहले 6 लिख लेंगे, इसके बाद जब हम 4 को बीच में रख लेंगे दोनों के, तो देखिए यहाँ पर एक गोला खींचेंगे यहाँ पर, तो पूरा सा
8 8 आ रहे हैं दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा O डबल डैश O, ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्वि आबंध, क्योंकि यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच आबंध प्रदान हो रहा है। N2 नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन का भी इस प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। तो नंबर 1 है सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कितने कैसे होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है। 2 है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉनों के कुचालक होते हैं। आगे देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। नंबर 1 पॉइंट है श्रृंखलन, परिभाषा आ जाती है ये। 2 नंबर की कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखिल श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। ये श्रृंखलन की डेफिनेशन थी। नंबर 2 है चतुसंयोजकता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है। कितनी है? 4, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु H, Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। एक टेबल है यहाँ पर, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन की परिभाषा है ये। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है, 2 लाइन खींच दी है, एक तरफ संतृप्त, दूसरी तरफ असंतृप्त। तो नंबर 1 पॉइंट है संतृप्त में देखेंगे कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध। इसमें कितने आबंधों का प्रदान हो रहा है? आदान प्रदान तो 1 हो रहा है। उदाहरण एल्केन। सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। असंतृप्त में देखेंगे कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध। तो यहाँ सी में कितने आदान प्रदान हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं एल्कीन। एल्कीन का है CnH2n, त्रिआबंध में है, जिसमें 3 आबंध प्रदान हो रहे हैं। तो एल्काइन सूत्र है इसका CnH2n-2। इसे हम संतृप्ति की परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे कार्बन यौगिक जिनके यौगिकों के बीच केवल एक अणु का आदान प्रदान होता है उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। और असंतृप्त की डेफिनेशन हो जाएगी ऐसे कार्बन यौगिक जिनके बीच 2 या 2 से अधिक अणु के बीच आदान प्रदान होता है उसे असंतृप्त कार्बन कहते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का सूत्र होता है C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र। ये केवल नोट्स हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन। मीथेन का आणविक सूत्र है CH4। संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार होगा? देखिए C को बीच में रख करके 4 डैश लग जाएंगे, H और H। ईथेन का आणविक सूत्र है C2H6। संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा ये वाला। प्रोपेन है C3H8। ये संरचनात्मक सूत्र है। ब्यूटेन C4H10। संरचनात्मक सूत्र पेंटेन है C5H12।
आगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट पॉइंट है सीधी श्रृंखलन। देखिए सीधी श्रृंखलन डैश सी और प्रोपेन है C3H8। इसका संरचनात्मक सूत्र कुछ इस प्रकार होगा C' और H कितने 8, तो हम 8H लिख देंगे। 2 है शाखित श्रृंखला, इसे भी हम C' और एक नीचे C'। पेंटेन की संरचना हो जाएगा C5H12, N से हम पेंटेन और आइसोपेंटेन, 2 प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। पेंटेन के संरचनात्मक सूत्र को देखिए ये, और नियोपेंटेन, इस प्रकार भी हम संरचनात्मक सूत्र लिख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान हैं लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। अब वलय वाली संरचनात्मक सूत्र देखेंगे। संतृप्त में देखिए एक ही आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और असंतृप्त में दो और एक का हो रहा है। उदाहरण में देखें तो हेक्सेन का है, कुछ इस प्रकार होगा, ये संतृप्त होगा, और बेंजीन C6H6 ये असंतृप्त यौगिक होगा। अगली डेफिनेशन है प्रक्रियात्मक समूह। फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। सेकंड पॉइंट है यह विषम परमाणु या भिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी प्रक्रियात्मक समूह की। आगे है विषम परमाणु, नंबर दूसरे पर है प्रक्रियात्मक समूह और प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र। तो ClBr ऑक्सीजन, तो हेलो हो जाएगा क्लोरो डैश ब्रोमो। नंबर 1 होगा एल्कोहल, 2 एल्डिहाइड, 3 कीटोन। प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र होगा Cl, Br और I। एल्कोहल का होगा OH, एल्डिहाइड का होगा इस प्रकार से, और कीटोन का होगा इस प्रकार से। 4 है कार्बोक्सिल अम्ल। फर्स्ट है एल्किन समूह, एल्काइन समूह। एल्किन का होगा C+C और एल्काइन होगा C+C। अगली हेडिंग है डेफिनेशन समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। समान सामान्य सूत्र। फर्स्ट पॉइंट है समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। सेकंड पॉइंट है समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। ओके, अब देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। फर्स्ट पॉइंट है यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। सेकंड है प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, इसे पहली लाइन में लिख लेंगे प्रक्रियात्मक समूह, दूसरे में पूर्व लग्न या अनुलग्न। उदाहरण तो नंबर 1 पर है हेलोजन, तो पूर्व लग्न क्या होगा क्लोरो और ब्रोमो होगा आइडो। उदाहरण होगा कुछ इस प्रकार से क्लोरोप्रोपेन का
नंबर 2 है एल्कोहल। एल्कोहल का होगा अनुलग्न OL। प्रोपेनॉल का होगा ये प्रक्रिया संरचनात्मक सूत्र। नंबर 3 है एल्डिहाइड अनुलग्न AL। प्रोपेनॉल होगा कुछ इस प्रकार से। नंबर 4 है कीटोन अनुलग्न होगा 1। प्रोपेनॉन होगा इस प्रकार से। नंबर 5 है कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न होगा ओइस एसिड प्रोपेनोइक अम्ल। ओके, इस प्रकार से। नंबर 6 है एल्कीन अनुलग्न होगा ENE। प्रोपीन का संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार होगा। नंबर 7 है एल्काइन अनुलग्न YNE प्रोपाइन। अगली हेडिंग है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो नंबर 1 है फर्स्ट दहन। तो CH4 सूत्र है CH4+O2। CH4 की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा हीट प्लस प्रकाश लाइट प्राप्त होगी। तो है कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। ये दहन के समय प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। 2 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। 3 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। नंबर 2 है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित होते हैं। ओके, सेकंड है ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। सूत्र देखिए एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। तो इधर एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा हमें CH3COOH। तो क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 से क्रिया कराएंगे। अगली हेडिंग है संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण। पॉइंट है फर्स्ट पैलोडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सेकंड है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CH4 मीथेन की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराएंगे और सूर्य के प्रकाश में इसे कराएंगे तो CH3Cl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट पॉइंट है रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद। इसमें कोई गंध नहीं होती है, रंगहीन जिसमें कोई और जलने वाला स्वाद। और जलने वाला स्वाद आता है जल में घुलनशील। ये जल में कैसा होता है? घुलनशील होता है। तीसरा पॉइंट है वाष्पशील द्रव्य जिसका क्वथनांक 351 केल्विन। उदासीन प्रकृति। ये किस प्रकृति का? अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1 है सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम की क्रिया जब हम CH3CH2OH से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम
एथॉक्साइड CH3CH2ONA धनायन प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। सेकंड है निर्जलीकरण। CH3CH2OH को जब हम H2SO4 पर ऊष्मा देंगे तो यहाँ होगा एथिन प्राप्त होगा। CH2 बराबर CH2 प्लस H2O जल। अब है एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट पॉइंट है रंगहीन द्रव्य। यह रंगहीन, जिसमें रंग नहीं है, प्रकार का द्रव्य, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। ये स्वाद में खट्टा होता है, उससे सिरके जैसी गंध आती है, महक आती है। सेकंड है क्वथनांक 391 केल्विन। इसका क्वथनांक होता है वो 391 केल्विन होता है। थर्ड है शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अगला है रासायनिक गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। फर्स्ट है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण देखिए हमें कैसे प्राप्त होता है। जब हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से कराएंगे, CH3COOH प्लस CH3CH2OH की क्रिया जब हम कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एस्टर CH3COCH2CH3। पॉइंट है एक मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण। इसमें कैसी फल आती है, जैसे मीठे फलों में स्वाद आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है साबुनीकरण। तो देखिए सूत्र दिया हुआ है, ये है इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। जब हम सी एस्टर की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें CH3COONA प्लस CH3CH2OH प्राप्त होगा। ओके, जो है हमें एथेनॉल प्राप्त होगा और CH3COONA प्राप्त होगा। सेकंड है क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CH3COOH से कराएंगे तो यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट प्लस H2O जल प्राप्त होगा। सेकंड है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब हम CH3COOH की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। अगली हेडिंग है साबुन और अपमार्जक। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ओके, उदाहरण है C17H35COONA प्लस। सेकंड है साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। मृदु जल मीन्स दूषित जल में ही सफाई किया करते हैं। अगली है अपमार्जक। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। कैसे होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। सेकंड है अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया करते हैं। अब देखें साबुन अणु में। फर्स्ट है जलरागी सिरा आयनिक भाग। सेकंड है जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। जलरागी आयनिक सिरा है जो ऊपर का है और जल विरागी सिरा है जो डॉट 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 लाइनों से किया हुआ है। आगे साबुन अणु की संरचना। साबुन अणु की संरचना इस प्रकार से होगी कुछ। साबुन की सफाई प्रक्रिया। फर्स्ट पॉइंट है मैल तेलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरे के चारों तरफ पानी से हो जाता है। इसे मिसेली संरचना बन जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। सोडियम की चारों तरफ से है और मध्य में जो तेल की बूंद दी हुई है। आगे साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इस विधि द्वारा कपड़े साफ किए जा सकते हैं। आगे है
साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशील कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता। ओके।